हाँ तो आइए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रपति पर, जो कि आपके भारतीय संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रपति भारत के सबसे उच्च वाली कुर्सी पर, सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है, जिसको हम भारत का पहला नागरिक कहते हैं। ठीक, अब देखिए, राष्ट्रपति के बारे में संविधान में कुछ प्रावधान है। राष्ट्रपति का पद संविधान में आपको दिया गया है। तो संविधान के इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे कि राष्ट्रपति कैसे बनता है, उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसके पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता क्या है, कि वो दोबारा बन सकता है या नहीं बन सकता है। ये सारी चीज़ें, रोचक बातें आज हम जानेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं राष्ट्रपति के पद के बारे में। देखिए, राष्ट्रपति जो ये पद है, ये आपके भारतीय संविधान के भाग 5 में है, जो कि केंद्र का है, संघ जिसको हम बोलते हैं, जो शुरू होता है आपका अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक। इसमें केंद्र के जितने भी पदाधिकारी हैं सभी के बारे में बताया गया है। तो इसी में एक है आपका राष्ट्रपति। तो आइए आज हम राष्ट्रपति पर चर्चा करते हैं। जो अनुच्छेद 52 है, शुरुआत यहीं से होती है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। राष्ट्रपति के पद की चर्चा किस अनुच्छेद में हुई है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में यह भी बताया गया है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है वही भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम महिला नागरिक कौन होती है, तो जो राष्ट्रपति की पत्नी होती है वो देश की प्रथम महिला नागरिक होती है। ठीक, तो राष्ट्रपति के पद के बारे में चर्चा की गई अनुच्छेद 52 में। अब इसके तुरंत बाद आता है, देखिए, अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक लगातार राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। तो आज हम चर्चा करते हैं इस पे। अनुच्छेद 53 में देखिए क्या बताया गया है। अनुच्छेद 53 में जो केंद्र है आपका संघ, केंद्र की जो कार्यपालिकीय शक्ति है, जो केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति है, वो राष्ट्रपति में निहित होगी। आप इसको नोट कर सकते हैं कि, और एक चीज़ ये नोट करिए कि जब भी आप यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देखिए, मेरा ही नहीं, कोई वीडियो देखिए, तो आप पहली बात तो कलम और कॉपी जरूर हाथ में रखिए। उसमें जो भी बातें आपको बताई जाए उसको नोट करिए, क्योंकि पढ़ते तो सब हैं यूट्यूब से, लेकिन वो समझ में नहीं आता जब तक आपके हाथ में कॉपी कलम नहीं होगा और उसको बैठ के आप देखिए। ठीक, तो अनुच्छेद 53 में ये बात कही गई है कि जो संघ की कार्यपालिकीय शक्ति होती है वो किसके हाथों में होती है? राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ठीक, चलिए अब अनुच्छेद 54 की बात करते हैं। तो 54 और 55 में बहुत ही मतभेद पाया जाता है। देखिए, बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग कि 54 और 55 में दोनों में राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कही गई है। तो यहाँ स्पष्ट आपको बता दूं आज कि अनुच्छेद 54 में देखिए क्या कहा गया है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल का मतलब जो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं, उनके बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है। तो मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में देखिए, आपके लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, और सभी राज्य के विधानसभाओं की, जो विधानसभा आपके हर राज्य में, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। आपके 2 केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभाएं हैं, जैसे आप देख सकते हैं दिल्ली में है, केजरीवाल की सरकार है, और पांडिचेरी में। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यही सब है आपका राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। ठीक, अब देखिए 55 में जो बताया गया ये भी राष्ट्रपति के निर्वाचन से ही संबंधित है, लेकिन इसमें यह बताया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होगी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कैसे होती है सबको पता होगा, अगर पढ़े होंगे कभी आप तो सुने होंगे, एकल संक्रमणीय आनुपातिक पद्धति द्वारा, जिसको हम बोलते हैं कि इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। अगर आपको पता हो तो अप्रत्यक्ष चुनाव किसे कहते हैं? देखिए, एक तो होता है आपका डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। यानी जब डायरेक्ट होगा, प्रत्यक्ष होगा, जिसमें जनता यानी हम सब जो है डायरेक्ट पूरा आपके गांव शहर, जब पूरी जनता मतदान करती है तो वो मतदान आपका जो होता है उसको हम कहते हैं वो डायरेक्ट हो रहा है। ठीक, जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, जैसे हम सांसद विधायक सबको चुनते हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये लोग भाग लेते हैं। तो ये हो गए कि जनता ने जिनको चुना है वो जनता के प्रतिनिधि हो गए, जनप्रतिनिधि। समझ में आ रहा है ना कि जनता के जो प्रतिनिधि हैं
वो मतदान करते हैं तो वो चुनाव कहलाता है अप्रत्यक्ष चुनाव। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, यानी डायरेक्ट जनता द्वारा नहीं चुना जाता। चलिए अब देखिए इसमें जो होता है आनुपातिक पद्धति द्वारा, ये बात सबके समझ में आ नहीं रही हुई कि आनुपातिक ये कैसे चुनाव होगा, कि इसमें आनुपातिक सिस्टम लगेगा। तो आनुपातिक सिस्टम आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसमें होता क्या है। जैसे मान लेते हैं 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ए बी सी, ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिए हैं। तो जो भी मतदान करने जाएगा व्यक्ति, जिसको शक्ति है मतदान करने की, क्योंकि सब लोग नहीं करेंगे, आम जनता इसमें मतदान नहीं करती, तो जो भी मतदान करने जाएंगे उनको ये तीनों को मतदान करना होगा। अब तीनों को कैसे मतदान करेगा, तो इसमें होता ही आनुपातिक पद्धति यही आती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति गया तो वो चाह रहा है कि हम पहले चाह रहे हैं कि वो बी हमारा राष्ट्रपति बन जाए, तो वो 1 नंबर वाला मतदान कर देगा बी को। फिर चाह रहा है दूसरे नंबर पे मैं मतदान कर दूं सी को, तो दूसरे नंबर का मतदान इसको कर दिया और तीसरे पर इसको, तो ये हो गया, वो तीनों को मतदान करेगा। ऐसे फिर कोई गया हो सकता है पहले नंबर पे उसने ए को कर दिया हो, दूसरे पर इसको, तीसरे पर इसको, ये सारी प्रक्रिया ऐसे जितने लोग जाएंगे वो तीनों को मतदान करेंगे। जब गिनती की जाएगी, गणना की जाएगी, तो देखा जाएगा कि 1 नंबर वाला मत किसको सबसे ज़्यादा मिला है, तो वो चुनाव जीत जाएगा। और अगर 1 नंबर वाला मत बराबर हो गया तो इस कंडीशन में बात ये होती है कि अब किसको बनाया जाए, तब दूसरे चरण की मतगणना शुरू होती है। अभी भारत में केवल एक बार ऐसा हुआ है, जब वीवी गिरी आपके राष्ट्रपति बने थे, तो उसी समय दूसरे चरण की मतगणना की गई थी। आया हुआ समझ में, एक बार ऐसा हुआ है। चलिए, तो आप 54 और 55 समझ गए होंगे। इसमें है निर्वाचक मंडल, मतलब कौन कौन मतदाता होंगे, और इसमें बताया गया है इसके निर्वाचन की प्रक्रिया रीति। चलिए अब इसके बाद अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 56। इसमें बात कीजिए पदावधि की, मतलब जो भारत का राष्ट्रपति बनेगा उसका कार्यकाल कितना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए, जिस दिन से वो शपथ ग्रहण करता है उसके आगे 5 साल तक कोई भारत का राष्ट्रपति बना रहता है। तो इसका कार्यकाल या पदावधि राष्ट्रपति की कितनी होती है, 5 वर्ष। अब आगे देखिए अनुच्छेद 57, ये बड़ी रोचक चीज है। अनुच्छेद 57 में क्या कहा गया है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता की। पुनर्निर्वाचन का मतलब कोई राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है, कोई राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है भाई। तो भारत में ऐसा भी कुछ नहीं कहा गया कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, मतलब कितनी भी बार कोई भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी गई है कि आप 1 बार बनेंगे या 2 बार बनेंगे या 3 बार बनेंगे। लेकिन जब अमेरिका की बात करते हैं तो अमेरिका में ये तय कर दिया गया है कि कोई 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। अब देखिए वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ भी पहले ऐसा था चाहे जितनी बार बन जाए, लेकिन एक ऐसे हुए कि वो 4थी बार जब राष्ट्रपति बने तो उनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई, तो इसके लिए सीमा बना दी गई कि अधिकतम 2 बार ही बन सकते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं 58 में बात कही गई है कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। क्या कोई आम व्यक्ति ऐसे ही जाके राष्ट्रपति के चुनाव लड़ लेगा, उसके लिए कुछ योग्यता होनी चाहिए। अब योग्यता में आप क्या क्या समझ सकते हैं, योग्यता उसकी क्या होनी चाहिए कि पहली बात तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर ले, भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया ना हो, ये सारी चीज़ें आप इसको शर्त भी समझ सकते हैं। शर्तों की बात जो की गई है वो अनुच्छेद 59 में की गई है। देखिए अब शर्त की अगर हम बात करेंगे तो वो कुछ शर्तें रखी गई हैं कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की बात सबने सुना होगा। तो राष्ट्रपति के पद के लिए अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसको अपने नाम का नामांकन जब वो कराएगा तो उसके साथ 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ये शर्त है। और दूसरा क्या है कि उसको जमानत राशि कुछ जमा करनी पड़ेगी। अगर आपको पता हो जमानत राशि, तो राष्ट्रपति पद के लिए अगर कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहता है तो वो जमानत राशि कितने रुपए जमा करता है, आप नोट कर लीजिएगा इसको कि वो होता है 15,000 रुपये। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको जो जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी वो कितनी होगी, 15,000 रुपये। चलिए आगे देखते हैं
इंपॉर्टेंट आपका ये है कि जब राष्ट्रपति पद धारण करेगा तो उसके लिए शपथ की बात, शपथ, जितने भी संवैधानिक पद हैं वो ग्रहण करते हैं तो पहले शपथ ग्रहण करते हैं। देखिए पद तब पाएंगे जब वो शपथ लेंगे, तो राष्ट्रपति भी शपथ ग्रहण करता है, उसकी बात कही गई है अनुच्छेद 60 में। प्रश्न इस पे बनता है कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो आप जान लीजिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसके समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। पूछा गया क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, ठीक, कि राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है, तो आप जान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। अब ये शपथ ग्रहण कर लिया, पद पा गया। देखिए संविधान में ऐसा प्रावधान बस तुरंत अगले अनुच्छेद में बात कही गई है, इसको हटाने की प्रक्रिया अगर आप पढ़े होंगे या समझे होंगे, जान रहे होंगे, अनुच्छेद 61 पड़ेगा जिसमें बात कही गई है महाभियोग की, महाभियोग। अब महाभियोग के बारे में थोड़ा जान लीजिए आप। महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के संबंध में कोई प्रक्रिया चलती है। अब महाभियोग प्रक्रिया अगर राष्ट्रपति को के ऊपर लगाना हो तो क्या ऐसे ही डायरेक्ट हम लगा सकते हैं? हम तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हमारे संसद, लोकसभा या राज्यसभा महाभियोग ला सकते हैं राष्ट्रपति के विरुद्ध, लेकिन इसके पीछे भी कुछ कंडीशन रखी गई है कि अगर किसी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाना है तो 14 दिन पूर्व, ध्यान दीजिएगा कितने दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है कि हम आपके खिलाफ महाभियोग ला रहे हैं, आप तैयार रहिए इसके लिए, ठीक। तो ये पूछा जाता है कि कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है, तो 14 दिन। और देखिए संविधान में एक चीज 14 दिन का और महत्व है, जैसे आपका धन विधेयक होता है, धन विधेयक पर लोकसभा ही उसका सर्वेसर्वा होती है, जो चाहेगी मनमाने तरीके से वो कर सकती है। धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्ति शून्य मात्र समझिए, वो केवल इतना कर सकता है कि उस पर कोई संशोधन कर दे या कुछ भी कर दे, तो लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। उसमें भी बात ये कही गई है कि अगर राज्यसभा किसी धन विधेयक को अपने पास 14 दिन तक रख लेती है, आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, तो वो विधेयक वहाँ से पारित समझा जाता है, ठीक। तो किसी विधेयक को कितने दिन तक रख सकते हैं? 14 दिन तक, जाने रहिएगा। और राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए जो सूचना देनी पड़ती है वो भी उसको कितने दिन पहले बताना होगा? 14 दिन। अगर महाभियोग लाना है तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा? 14 दिन पहले। चलिए ठीक, तो महाभियोग तक हम समझ लीजिए। अब राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां, देखिए अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123 संविधान के अनुच्छेद 123 में ये बात कही गई है कि राष्ट्रपति अगर संसद की सत्र नहीं चल रही है तो और देश में किसी कानून की आवश्यकता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके वो कानून देश के समक्ष रख देता है। और इसकी अवधि, अध्यादेश की जो अवधि होती है वो होती है 6 माह। बाद में जब संसद का सत्र चालू हो जाए तो इस अध्यादेश को कानून बनाकर संविधान में लिखा जा सकता, मतलब इसको कानून का दर्जा दिया जा सकता अगर संसद चाहे तो। वैसे इसकी अवधि कितनी होती है? 6 माह। तो आपके ध्यान में ये तुरंत आना चाहिए कि जब अध्यादेश की बात होगी तो उसकी अवधि कितनी होती है? केवल 6 माह। मैं आशा करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं एक चीज और, अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की बात है। जब किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो जाता है किसी बात को लेकर, जैसे लोकसभा ने कोई कानून लाया और राज्यसभा ने उसमें कुछ संशोधन कर दिया और संशोधन करके फिर लोकसभा के पास भेजा और लोकसभा उस संशोधन को मानने से मना कर दी, भाई दोनों तो झगड़ा हो जाए, उसकी बात उसने नहीं मानी। अब यहाँ पर जब दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाएगा, झगड़े की स्थिति बन जाएगी, तब राष्ट्रपति कहेगा आइए आप सब लोग। अब वो बुला लेगा बैठक, जिसको हम बोलते हैं संयुक्त बैठक, जिसकी बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की बात कही गई है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, ठीक। चलिए अब देखिए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, अनुच्छेद 148 में सलाह वलाह देने की शक्ति। तो आपका जो महत्वपूर्ण है इसके बाद देखिए
आपातकालीन शक्तियां आप जान रहे होंगे अनुच्छेद 352 से 360 तक, याद होगा। अगर पढ़े होंगे, कभी नहीं पढ़े तो आप यहाँ ध्यान से देखिए। अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक आपातकालीन शक्ति है। इसमें 3 आपको केवल ध्यान से देखना होगा, अनुच्छेद 352, 360 और 356। अनुच्छेद 352 में बात कही गई है राष्ट्रीय आपात की। तो राष्ट्रीय आपात की बात अगर कही गई है, मतलब देश पर अगर कोई संकट आता है तो उस स्थिति में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर देता है। अभी तक भारत में केवल 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई। देखिए, आपको अगर ध्यान हो तो 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, मतलब चीन ने भारत पे आक्रमण किया था। ये कंडीशन थी बाह्य आक्रमण की, तो 1962 में लगा। और दूसरी बार 1971 में पाकिस्तान से कुछ युद्ध को लेकर चल रहा था, तो उस कंडीशन में भी लगा था। और तीसरी बार लगा था आपका 1975 में। 1975 में उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। अब 1975 में लगा था, लेकिन 1971 वाला आपात अभी चल ही रहा था, उसी दौरान ये लग गया था। टोटल 21 माह तक चला था, जो तीसरा आपका आपात लगा था। चलिए, ये बात हो गई। बात करते हैं 356 की। 356 में बात कही गई है राष्ट्रपति शासन की। राष्ट्रपति शासन, आप नाम सुनोगे कई बार। अगर राज्य में कोई बात आती है तो विपक्ष वाले ज्यादातर मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, मतलब राज्य का जो सारा कार्यभार है वो सीधे केंद्र के हाथों दे दिया जाए। और ये कई बार हो चुका, आपका 100+ 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। सबसे ज्यादा बार अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए राष्ट्रपति शासन सबसे ज्यादा किस राज्य में लगा है, तो सबसे ज्यादा लगा है आपके यूपी राज्य में, ठीक। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा, उत्तर प्रदेश में 10 बार। सबसे पहले पंजाब में लगा था। चलिए, और बात जब आती है 360 की, तो 360 में वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अभी तक लगा ही नहीं है भारत में, ठीक। अगर देश पर कोई आर्थिक संकट आ जाए तो उस कंडीशन में संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति वित्तीय आपात लगा दे। आर्थिक मतलब आप समझे, जब धन से संबंधित समस्या देश के ऊपर आएगी उस कंडीशन में ये लग सकता है। अभी देखिए, आपके देश में ये कोविड चल रहा था, अगर इस दौरान ये नहीं लगा तो मान के चलिए कि ये लगेगा नहीं भारत में। अब 360 लगने की संभावना नहीं है। अगर इस आपात में नहीं लगा, इस देश में जो स्थिति चल रही थी वर्तमान समय में, अगर इस समय नहीं लगा तो ये लगने की संभावना नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ राष्ट्रपति के बारे में आप सब कुछ समझ लिए होंगे। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ सारी चीजें। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि राष्ट्रपति में कार्यपालिकीय शक्ति, संघ की जो कार्यपालिकीय शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल है। अनुच्छेद 55 में निर्वाचन की रीति या प्रक्रिया है। अनुच्छेद 56 में पदावधि मतलब कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में बताया गया है पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में योग्यता है। अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में शपथ है। 61 में महाभियोग, समझ गए होंगे आप। और 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है जिसकी अवधि 6 माह होती है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। अभी तक ये 3 बार हुआ है। और अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। और अनुच्छेद 360 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर देश पर आर्थिक संकट आएगा तो वित्तीय आपात लगा सकता है। और बाकी देखिए, नियुक्ति कई लोगों की करता है, जैसे आपका कैग हो गया। नियुक्ति की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा, ठीक। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और ध्यान से पढ़िए। कभी भी आप यूट्यूब पर पढ़ने बैठिए तो कापी और कलम आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि कोई टीचर आपको गलत नहीं पढ़ाता। वो जो बताएगा वो आप नोट करते चलिए, रिवीजन कीजिए, उसका बार बार पढ़िए, क्योंकि वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो इतना आसान नहीं है, ठीक। आपको गहन अध्ययन करना पड़ेगा अगर एग्जाम पास करना है तो। अब देखिए, यूपीएसआई आपके सामने आने वाला है।
एकदम लगन से, केवल एक ही लक्ष्य हो आपका कि हमको दरोगा बनना है, उस हिसाब से आप पढ़ाई करिए। ठीक, चलिए गर्मी बहुत लग रही है, अब दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक, गला भी थोड़ा बैठा है।